इस बात पर राज्यसभा में इमोशनल हो गए प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही दिखाएंगे उत्तराखंड आपदा में लापता और मृतकों की संख्या पर क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं कैसे बाहर आएंगे 26 जनवरी हिंसा के सारे राज, इस आज के दिन भर दिल्ली के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। उत्तराखंड में रेस्क्यू अभियान पूरी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए राहत बचाव दल लगातार काम कर रहा है, लेकिन टनल में भरे मलबे ने मुसीबत बढ़ा रखी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई जल प्रलय से तपोवन जल विद्युत परियोजना के बाहर तबाही का मंजर पसरा है। टनल के बाहर भी मलबा और भीतर कई मीटर तक कीचड़ ही कीचड़ है। लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम को टनल के अंदर एक एक कदम उठाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। कब कहां पांव धंस जाए पता नहीं। वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी का पूरा रात भर लगे हुए थे, और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हवाई सर्वेक्षण करके प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और ग्लेशियर टूटने से रैणी गांव, तपोवन और उसके आसपास कितना नुकसान हुआ है इसको भी देखा। दूसरी तरफ तपोवन के इलाके में टनल के अंदर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और एनडीआरएफ की टीमें टनल की सफाई में लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से रेस्क्यू अभियान चलाकर टनल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। आज जो ऋषि गंगा के पार वाला इलाका है मलारी वैली में, एक तो वहाँ पर रोप से कनेक्टिविटी हो गई है, और अब वहाँ पर जो भी सामग्री लानी ले जानी है वो वहाँ की आवश्यकता के अनुसार ले जाया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सीमित मात्रा में ही उसको वहाँ पर राशन पहुँचाया जा सकता था। उसकी एक सीमा है, लेकिन अब रोप बन जाने से वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा ये कि लोगों को साइकोलॉजिकल भी अब उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। दूसरा जो टनल जिसमें अभी 35 के लगभग श्रमिक फंसे हैं, उनके लिए एक ड्रिल करके टनल में एक रोप लगाने का प्रयास हो रहा है। तपोवन और रैणी गांव में जैसे ही रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए गाजियाबाद से चॉपर के जरिए एक पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद और राहत सामग्री पहुंचा सके। दूसरी तरफ उत्तराखंड आपदा में सबसे ज्यादा लोग किसी राज्य से लापता हुए थे तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। आइए आपको दिखाते हैं। चमोली की आपदा में अमरोहा के 5 लोग लापता हैं। रविवार से इन लोगों का कुछ पता नहीं है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चमोली हादसे में सहारनपुर के 10 युवक अभी भी लापता हैं। इस मामले में डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि इन परिवारों के संपर्क में जिला प्रशासन है। देखिए, अभी तक जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उसके मुताबिक जनपद सहारनपुर के कुल 10 व्यक्ति, जिसमें से जो है 3 नकुड़ तहसील के हैं, 1 बेहट तहसील और 6 सदर तहसील के व्यक्ति अभी ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं किया जा सका है। तो ऐसी संभावना है कि वो लोग लापता हैं, और उनके संबंध में उनके परिवारीजनों से हम लोग संपर्क में हैं, और सभी एसडीएम्स और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके परिवारीजनों से संपर्क कर रहे हैं।
फिलहाल उत्तराखंड प्रशासन और केंद्र सरकार की माने तो अब तक 197 लोग लापता हैं और 26 से ज्यादा लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। और जिस तेजी से ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उस हिसाब से मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तराखंड में हुए हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा और लोकसभा में जानकारी दी कि कैसे केंद्र सरकार मदद कर रही और कितने लोग लापता हुए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब ने बड़ा नुकसान किया है। इस प्राकृतिक आपदा ने जान और माल दोनों को ही गहरा आघात पहुंचाया है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इस घटना के बाद पूरी सक्रियता के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी है। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों और ग्लेशियर टूटने से आपदा में हुए नुकसान को लेकर लापता लोगों की पूरी जानकारी दी। अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है। और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। ग्लेशियर टूटने से हुए हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन टनल में भी अभी काफी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात लगी हुई है। वायुसेना की तरफ से MI-17 को मिशन में उतार दिया गया है। इस विमान से NDRF के जवानों को देहरादून से जोशीमठ पहुंचाया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को NDRF, SDRF और ITBP समेत लोकल एजेंसियां अंजाम दे रही हैं। सैलाब से प्रभावित रैली गांव में भी रेस्क्यू टीम लगी है। जिन गांवों का संपर्क कटा हुआ है, वहां पर खाने पीने का सामान भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इन इलाकों में हालात सामान्य हो जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गुलाम नबी आजाद की किस बात को याद कर सदन में पीएम मोदी भावुक हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। गुलाम नबी जी को मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गुलाम नबी आजाद की मंगलवार को राज्यसभा से विदाई हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गुलाम नबी से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसे बताते हुए उनकी आंखें भर आई। दरअसल वो किस्सा कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले का था, जब गुलाम नबी आजाद कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय 31 मई 2006 को कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने गुजरात के पर्यटकों से भरी बस पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया था। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन को याद करते हुए भावुक तो हुए ही, साथ ही साथ उन्होंने गुलाम नबी आजाद की जी भर कर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुद पर्यटकों का पूरा इलाज कराया था, उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भी भेजा था। गुलाम नबी आजाद ने उन पर्यटकों से माफी भी मांगी थी और कहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है, उन्हें कश्मीर में ये बुरा दिन देखना पड़ा। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस एक घटना और एक दोस्त के रूप में गुलाम नबी जी का आदर करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि गुलाम नबी जी की सौम्यता, नम्रता देश के लिए कुछ कर गुजरने की कामना उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। देश उनके अनुभव से लाभान्वित होगा। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। राज्यसभा से विदाई ले रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी अपने अभिभाषण में भावुक हो गए और कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द कहे, मैं सोच में पड़ गया कि कहूँ क्या। सर, आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष के, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही
मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ऐसा सदन में बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष का नेता विपक्ष के नेता की विदाई पर सदन में भावुक हो जाए, लेकिन कुछ नेताओं के काम और उनका बर्ताव उन्हें सबसे अलग बना देता है। शायद यही वजह रही कि गुलाम नबी आजाद के सदन के आखिरी दिन पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आपके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले। प्रधानमंत्री के बयान एमएसपी है और एमएसपी रहेगी पर लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा ये भरोसा सिर्फ भाषण तक सीमित है, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए क्या कुछ सदन में बोले अखिलेश यादव। सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे भारत के राष्ट्रपति जी के भाषण पर बोलने का मौका दिया है। लोकसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने एमएसपी पर प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण को कोरी कल्पना बताया और कहा जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कल मैंने सुना कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। ये केवल भाषण में है, जमीन पर नहीं है, किसान को नहीं मिल रहा। और अगर किसान को मिल रहा होता सभापति महोदय, तो दिल्ली घेर करके किसान ऐसे नहीं बैठता। जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, मैं उनसे जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि बताएं जहां से वो चुन करके आते हैं उस जिले में किसानों को धान का एमएसपी मिला है कि नहीं मिला है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके और उन्होंने आंदोलन को रोकने के लिए आंदोलन जीवी कहने पर भी सवाल उठाए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है? अखिलेश यादव ने यूपी में 2012 से लेकर 2017 के बीच किए गए कामों को गिनाया। मौजूदा प्रदेश सरकार से उसकी तुलना भी की। हमारा प्रदेश तो बहुत अच्छा प्रदेश है। अगर बड़ी चीज दिल्ली से बिके तो हमारे मुख्यमंत्री छोटी चीजें बेच देते हैं। समाजवादी सरकार में बना समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बलिया गाजीपुर को जोड़ता है और आगे बिहार से लेकर के आगे लोगों को मदद करेगा। अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का, लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार की, और जो व्यवस्था दी थी मंडियों के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मंडियां क्यों नहीं बनी उसके किनारे। अखिलेश यादव ने किसान बिल वापस न लेने पर केंद्र सरकार को पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार बताया। अगर किसान उन कानून को नहीं स्वीकार कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कानूनों को वापस लेती है? जिनके लिए ये कानून बना है, जिनके लिए कानून बना है वो कानून नहीं चाहते हैं, तो सरकार को आखिरकार कौन रोक रहा है? और क्या ये आरोप ठीक नहीं है कि कॉर्पोरेट घराने को लिए आपने कारपेट बिछा करके इन कानूनों को लाने का काम किया आपने? सदन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, वहीं सरकार से इसका उचित हल निकालने की बात भी कही। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
26 जनवरी की हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। स्पेशल सेल ने राज खोला है। वहीं उसने बताया कि कैसे हिंसा की साजिश रची गई थी। कोर्ट ने दीप सिद्धू को अब 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट देखिए। दीप सिद्धू गिरफ्तार, खुलेंगे साजिश के तार। खालिस्तान से क्या है कनेक्शन? क्यों आंदोलन को कर दिया बदनाम? किसान आंदोलन के बीच 26 जनवरी को लाल किले में हुए हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आखिरकार 15 दिनों के बाद गिरफ्तार कर ही लिया और अब स्पेशल सेल उससे लाल किले पर झंडा फहराने और दिल्ली में हिंसा और उत्पात मचाने की वजह की पूछताछ कर रही है। लाल किला और दिल्ली के अन्य जगहों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित किया गया था, उसमें दीप सिद्धू नामक एक शख्स का प्रमुख भूमिका था। उसकी तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में है, तमाम देशवासियों ने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम घोषणा किया था। आरोपी दीप सिद्धू को हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई राज खोले हैं। उसने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा करने के लिए साजिश रचने की बात कबूली है और उसने क्या कुछ कहा है, देखिए। भावुक होकर आंदोलन से जुड़ा, किसानों के नरम तेवर से दिक्कत थी, तोड़फोड़ में रखता है विश्वास, युवा समर्थकों के साथ मिलकर बनाया प्लान, वॉलेंटियर के जैकेट चोरी करवाए थे, लाल किला इंडिया गेट जाने का था प्लान। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी ने लाल किले पर हुई हिंसा के कई सवालों के जवाब ढूंढने का मौका दे दिया। लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, किसान सवाल कर रहे थे और सरकार आंदोलन को घेर रही थी। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे और लाल किले पर झंडा फहराने वाली घटना का दूध का दूध और पानी का पानी होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।